तो हाउ क्वेश्चन की तरह मैं इसको बना देता हूँ ताकि हमेशा पता रहे इस टॉपिक में क्या हो रहा है। हाउ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट प्रूव पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। तो इसके लिए ना हमें फोटो इलेक्ट्रिक एक्सपेरिमेंट को समझना पड़ेगा। कल मैंने सिर्फ ये बताया था लास्ट क्लास में कि फ़ोटो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट है क्या, और उसको समझाने के लिए मैंने ये सिंपल डायग्राम बता दिया था कि भाई ये मेटल है। लेकिन असल में जब इसको करते हैं, इसको एक लैब में किया जाता है, तो इसके लिए ना एक सेटअप होता है, उसमें करते हैं इसको। उसमें ये जो मेटल की प्लेट है उसको हमने ये लगा रखा है यहाँ पर, और इस मेटल की प्लेट को एक वायर से इधर जोड़ रखा है, और यहाँ पर हमने एक और चीज़ लगा रखी है जो इनमें से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना उसको कलेक्ट करेगी। और ये सब कुछ जो है एक ट्यूब के अंदर है। एक ट्यूब के अंदर है ग्लास की। और इस जगह पे ना एक विंडो है। इस विंडो से हम अलग अलग टाइप की लाइट डालेंगे इस मेटल के ऊपर। जैसे बल्ब के अंदर सब कुछ नहीं ग्लास के अंदर होता है, ऐसा ही कुछ मटेरियल है। और इसको हमने एक यहाँ पर ऐसे सर्किट से कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, इसमें एक बैटरी भी लगा देते हैं, जब ज़रूरत होगी तो हम बैटरी ऑन कर लेंगे। करंट को नापने के लिए इसमें हमने अमीटर लगा दिया। ठीक है, अमीटर वो होता है जो करंट को मेजर करता है। अगर करंट होगा ना सर्किट में तो इसकी सुई जो है हमें बताएगी कितना करंट है। ठीक है, ये लगा दिया हमने, और इसके ऊपर ना हमने यहाँ से लाइट डाली, बाहर से हमने लाइट डाली। ठीक है, तो लाइट जो हमने डाली, तो हमने देख कई तरीके की लाइट डाली। जैसे हमने मान ले शुरू किया इंफ्रारेड से। इंफ्रारेड वो लाइट होती है जिसकी एनर्जी ना लाल रंग से कम होती है। ठीक है, और लाल रंग की सबसे कम एनर्जी होती है। उसके बाद वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। ठीक है, ये जो रंग है सारे, ये सब हम देख सकते हैं। ये जो पूरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसका सिर्फ यही वाला पार्ट हम दे सकते हैं। ठीक है, और इसमें ये सारे चीज़ें आती हैं, रेड से लेके वायलेट तक। हमें अलग अलग टाइप के रंग दिखते हैं ना, कोई हरा दिखता है, पीला दिखता है, लेकिन ये जितने भी रंग दिखते हैं ये इतने ही रंग हैं, इनमें से सारे हैं। ठीक है, तो मान लिया हम दिखने वाली लाइट से ही इस्तेमाल करें। हमने यहाँ कोई मेटल लगा दिया, मेटल की सरफेस, और हम इस पर लाइट डाल रहे हैं जैसे हम यहाँ कर रहे थे। लाइट डाली मैंने, तो मैंने मान लिया सपोज़ पहले इंफ्रारेड डाली तो कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। अब इलेक्ट्रॉन निकलेगा, मुझे कैसे पता लगेगा? इलेक्ट्रॉन को देख तो सकते नहीं हम। जब इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हुए यहाँ बाहर निकलेगा, यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ पहुँचेगा तो इस वायर से होके जाएगा वापस इसमें। तो जब इससे होके जाएगा तो अमीटर में से करंट आएगी ना,
तो अगर इसमें से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना तो इसमें करंट आएगा, इससे पता लगेगा कि इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। ठीक है, तो हमने इस पर इंफ्रारेड डाली, मान ले नहीं निकला अभी भी इलेक्ट्रॉन, तो फिर हमने थोड़ी ज़्यादा एनर्जी की लाइट डाली, रेड डाली, तभी भी नहीं निकला। फिर मैंने और ज़्यादा एनर्जी की लाइट डाली, ऑरेंज डाली, तभी भी नहीं निकला। फिर मैंने येलो डाली, जैसे ही मैंने येलो डाली तो मैंने क्या देखा, इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास करने लगा, यानी येलो कलर की लाइट पे इससे क्या निकलने लगे, इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा, तो येलो कलर की लाइट से कम एनर्जी की लाइट यहाँ पर जो है ना लो एनर्जी है इस तरफ, और इस तरफ हाई एनर्जी है। मतलब जब यहाँ से यहाँ की तरफ जाऊँगा तो एनर्जी इंक्रीज़ करेगी, इसकी एनर्जी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी इससे ज़्यादा, इसकी ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, फ्रीक्वेंसी का भी ऐसा ही है, इसकी कम फ्रीक्वेंसी है, इसकी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है, क्योंकि एक हमने लॉ पढ़ा था उस कल, उसको बोलते हैं प्लैंक्स थ्योरी। जितनी ज़्यादा किसी की फ्रीक्वेंसी होगी उतनी एनर्जी होगी, तो अगर एनर्जी इसकी ज़्यादा है तो यानी इसकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है, अगर इसकी एनर्जी कम है तो इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है ये भी बताया था, पिछली वाली क्लास रिवाइज किया ना तूने? पिछले बार वाले तो मैंने। ठीक, हमेशा ना अगली वाली क्लास में आना है ना, तो मेरे से मिलने के लिए नहीं आता तू, ठीक है? तो अगली वाली क्लास पे ना पिछली वाली क्लास ज़रूर रिवाइज कर लिया अगर, नहीं तो ना मुझे डबल बोलना पड़ेगा फिर, और फिर उतना टॉपिक नहीं पूरा होगा जितना होना पड़ेगा। अब मुझे कैसे पता लग जाता है बंदा पढ़ के नहीं आया, वो रिस्पॉन्स पता लग जाता है यार पिछले वाली बार रिपीट कर रहा हूँ, हाँ हूँ, कुछ नहीं बोल रहा। फ्रीक्वेंसी पढ़ा था, नंबर ऑफ साइकिल्स कंप्लीट पर सेकंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। अपने ही नोट समझ नहीं आएंगे तेरे को अगर नहीं रिवाइज करेगा, ठीक है? रिवाइज कर लियो दोबारा, वीडियो इसीलिए बना दी थी, ठीक है? तो ऑरेंज पर कुछ ऐसा, तो ऑरेंज की फ्रीक्वेंसी ऐसी है कि इस एनर्जी पे निकल जाते हैं। ऑरेंज पर एनर्जी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है। थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होती है? वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी जिससे इलेक्ट्रॉन फ्री होता है, और फ्री से थोड़ी सी ज़्यादा एनर्जी होती है तभी बाहर निकलता है। तो येलो पे वो एनर्जी थोड़ी सी ज़्यादा मिल गई यानी उसे, ठीक है? अगर इसके एटम्स की एनर्जी थी 5 तो इसमें कम से कम 5.5-6 ज़रूर है। और ज़्यादा एनर्जी का मैं किसी में भी ग्रीन डालता हूँ तो भी निकल जाता है, ब्लू डालता हूँ तो भी निकल जाता है, इंडिगो डालता हूँ तो भी निकल जाता है, वायलेट डालता हूँ तो भी निकल जाता है, ठीक है? लेकिन इससे कम फ्रीक्वेंसी पे नहीं निकलता। समझ में आ रही बात? तो किसी ने ये पूछा कि यार जब तुम ऑरेंज डालते हो, रेड डालते हो नहीं निकलता, और जैसे ही तुम येलो डालते हो तुरंत निकल जाता है, ठीक है? इंस्टेंटेनियसली निकल जाता है। तुरंत के लिए साइंस में वर्ड है इंस्टेंटेनियस। जैसे ही लाइट पड़ती है येलो तुरंत निकल जाता है, तो इसको हम बोलते हैं इंस्टेंटेनियसली निकल जाता है। एज सुन एज द लाइट ऑफ ऑरेंज कलर फॉल्स ओवर द सरफेस ऑफ मेटल द फोटो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट इजेक्टिंग। एज सुन एज वर्ड का मतलब है जैसे ही डाला, ठीक है ना? ये डेफिनेशन में मैंने लिखा था। वो फिनोमेना जिसमें इलेक्ट्रॉन निकलते हैं किसी मेटल की सरफेस से, जैसे ही हम उस पर रेडिएशन डालते हैं एनर्जी, उस एनर्जी की जो थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज़्यादा है, तो तुरंत निकल जाता है। किसी ने ये बोला भाई कि ठीक है अगर मान लो ऑरेंज में तुरंत नहीं निकल रहा, लेकिन अगर 10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे 1 घंटे लगा के रखो तब निकलता है, क्या पता तब निकल जाए। तो वैसा करके देखा, निकला ही नहीं। घंटों तक हमने लाल रंग डाला, नहीं निकला। अब इसका मतलब समझेगा ना तो समझ में आएगा पार्टिकल नेचर कैसा है। जैसे देख, मान ले ये बोतल है, ठीक है? या समझ ले इलेक्ट्रॉन है, ये न्यूक्लियस है, ये पहला शेल है, ये दूसरा शेल है, ये तीसरा शेल है, ऐसे शेल है, ठीक है? सपोज इलेक्ट्रॉन अभी इस शेल में है, तो अगर इसको पता है ये लो एनर्जी वाला होता है और ये हाई एनर्जी वाले होते हैं, न्यूक्लियस के पास वाले हैं लो एनर्जी वाले, दूर जाते तो हाई एनर्जी वाला होता है। तो अगर इस इलेक्ट्रॉन को इस शेल में जाना है
2 और इसकी एनर्जी है 5 और इसकी एनर्जी है 9। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को, कितनी एनर्जी है इसके बाद 2, यहाँ जाने के लिए कितनी होनी चाहिए 5। तो अगर मैं इस इलेक्ट्रॉन को 1 एनर्जी दूंगा तो क्या ये 1 एनर्जी लेगा? तो ये 1 एनर्जी लेगा ही नहीं। क्यों नहीं लेगा? क्योंकि 1 एनर्जी लेके ये क्या करेगा? 1 एनर्जी उसे किसी भी ऐसी जगह नहीं पहुंचाता जहां इलेक्ट्रॉन रह सके, टिक सके। क्योंकि बोर ने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं रह सकता, इलेक्ट्रॉन हमेशा वहाँ रह सकता है जहाँ पर सर्टन एनर्जी लेवल है। यहाँ पर जहाँ सर्टन एनर्जी लेवल है, पढ़ा था ना उस दिन हमने। तो इलेक्ट्रॉन या तो 2 में रहेगा या 3 में रहेगा या 4 में, पहले में रहेगा, दूसरे में रहेगा या तीसरे में रहेगा, कहीं भी नहीं रह सकता। तो ये 1 नहीं लेगा, ये 2 भी नहीं लेगा, लेकिन जैसे तुम इसको 3 एनर्जी लोगे तुरंत ले लेगा और यहाँ पहुँच जाएगा। या अगर मैं सीधा इसको 7 एनर्जी दे दूँ तो यहाँ से उठ के यहाँ भाग जाएगा। इन दोनों के बीच में कुछ नहीं लेता, ठीक है। अब कोई बोले कि अच्छा अगर मैं इसको एक साथ 3 एनर्जी ना दूं, एक बार में मैं इसको 1 एनर्जी दे दूं, फिर एक बार में एक और दे दूं, फिर एक बार में एक और दे दूं, तो ऐसे एक एक करके नहीं ले सकता। 3 इसको एनर्जी दूं एक एक वाले, तो ये तभी भी नहीं लेता। इसको गैप नहीं चाहिए कि थोड़ा थोड़ा दे, जो देना एक बार में ही देना पड़ता है। अगर ऐसा होता ना, पहले वाला होता, तो रेड से भी निकलता ये कि रेड से थोड़ी सी एनर्जी आ रही है, मान ले ऑरेंज जितनी नहीं आ रही लेकिन रेड जितनी थोड़ी सी कम आ रही है, तो रेड 1 2 3 पार्टिकल लाइट के लिए लेता और निकल जाता। लेकिन ऐसा ये नहीं करता। तो इस चीज़ को तभी ये संभव है जब लाइट ना एक कण की तरह हो और एक कण एक इलेक्ट्रॉन से टकराए, उसको एनर्जी दे दे, और अगर वो एनर्जी इतनी है कि इलेक्ट्रॉन किसी हाई एनर्जी स्टेट में जा सकता है तो वो ले लेता है इलेक्ट्रॉन, अदरवाइज इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी नहीं लेता, ठीक है। अगर लाइट वेव होती तो वेव का तो क्या होता है, वेव में थोड़ी सी भी एनर्जी ले लेगा वो, थोड़ी सी भी अगर एनर्जी मिलेगी तो भी ले लेगा वो, थोड़ी और मिलेगी तब ले लेगा, ऐसे इकट्ठा करता रहेगा। जब उसके बाद इतनी हो जाएगी किसी लास्ट किसी शेल में जा सकता है तो वो जंप कर जाएगा, ठीक है। अगर वेव वाला फंक्शन होता तो पार्टिकल नेचर इसलिए बोल रहे हैं कि जो भी लाइट आ रही है उसके एक एक कण की कितनी एनर्जी है उस पर डिपेंड कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन निकलेगा कि नहीं निकलेगा, है ना। ये मान ले एक पेन है ना। अब इस बोतल को हिलाने के लिए ना 10 जूल वर्क चाहिए। कितना चाहिए? तब ये हिलेगी। उससे कम लगाएगा ना तो हिलेगी भी नहीं। जैसे पत्थर होता है ना, नहीं हिलेगा जब तक उसको एक ज़्यादा, ऐसे इसके लिए 10 जूल है सपोज। तो अगर मैं एक पेन फेंकूँ जिसकी एनर्जी 5 जूल है तो क्या ये बोतल हिलेगी? अच्छा, पहले मैं एक 5 जूल का पेन फेंकूँ, फिर एक बार और 5 जूल का पेन फेंकूँगा, तब तो मैंने 10 जूल एनर्जी लगा दी, तब ये बोतल हिलेगी? तभी भी नहीं हिलेगी, क्योंकि वो 5-10 जूल एक साथ नहीं लगा इसको। पहले 5 जूल लगा, फिर थोड़ी देर बाद दूसरा जूल लगा, टाइम तो गैप आ ही गया ना। जैसे ही मैं एक पेन 10 जूल एनर्जी के साथ फेंकूँगा ना, तब ये बोतल हिलेगी, ठीक है। तो इस चीज़ के साथ इसका जो इंट्रैक्शन है, ऐसा लग रहा है जैसे कोई कण चलता हुआ आ रहा हो, उससे टकरा रहा हो। तभी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का हमें ये वाला फिनोमेना देखने को मिलता है कि कम एनर्जी पे निकलता, जैसे उतनी एनर्जी होती है जो उसके इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, तुरंत निकल जाता है। तो इससे 2 बातें प्रूव होती हैं, एक तो बोर की मॉडल सही है, ठीक है, और दूसरा प्रूव होता है जो लाइट आ रही है ना, उसका इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसा लेना देना है जैसे कोई कण आके एनर्जी देता है किस चीज़ को, ठीक है। तो ऐसे पार्टिकल नेचर जो है वो वेव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है, ठीक है। तो इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ आंसर इसका। फिनोमेना of photoelectric effect only observed at energy more than threshold energy and
and no photoelectric effect observed less than this energy even when metal exposed with light for a long time. चाहे देर के लिए भी हमने लगाई कम एनर्जी वाली, तभी भी नहीं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हुआ। ठीक है, ठीक है। तो ये तो भाई रीज़न है इसका। तो दिस प्रूफ interaction between light and electron is particle nature. वैसे साथ में एक चीज़ और की बोल देता हूँ, समझ में आए ना आए वो एक अलग बात है। एक एक्सपेरिमेंट और किया गया इसके साथ, जैसे भाई जैसे बल्ब मान ली यहाँ में ना जो लाइट डाल रहा हूँ वो बल्ब का यूज़ करके डाल रहा हूँ। येलो, रेड, ग्रीन बल्ब लगा रखे हैं मैंने अलग अलग रंग की लाइट के। तो जैसे बल्ब लगा रखे हैं तो एक तो चीज़ में बदल सकता हूँ उनका कलर, कि मैंने रेड कलर का बल्ब जला रखा है, कि पीले रंग का जला रखा है, कि ऑरेंज कलर का जला रखा है, कि ब्लू कलर का जला रखा है, कि ग्रीन कलर का जला रखा है। ठीक है, एक तो ये बदल सकता हूँ मैं। दूसरा मैं इसको बोलते हैं हम फ्रीक्वेंसी चेंज करना। रंग बदल रहा हूँ तो मैं क्या चेंज कर रहा हूँ? फ्रीक्वेंसी। वायलेट की फ्रीक्वेंसी हाई होती है, रेड की फ्रीक्वेंसी लो होती है, इस तरफ से इस तरफ बढ़ते जा रही है। ठीक है, एक चीज़ और होती है उसको बोलते हैं इंटेंसिटी। इंटेंसिटी का मतलब ये हुआ जैसे 10 वाट का बल्ब, 50 वाट का बल्ब, 100 वाट का बल्ब, 200 वाट का बल्ब, क्या फ़र्क होता है इन बल्बों में? रोशनी कम ज़्यादा का फ़र्क होता है ना। जैसे मान ले 10 वाट का बल्ब मैंने लगाया ना, तो उससे जो लाइट आ रही है वो कम आ रही है, और वहीं मैं 50 वाट का वही बल्ब लगाऊंगा तो ज़्यादा लाइट आएगी, रोशनी ज़्यादा होगी उससे। तो इस चीज़ को हम फिज़िक्स में बोलते हैं इंटेंसिटी ज़्यादा है। जितनी पावर ज़्यादा है, वाट पावर की यूनिट है। ठीक है, जितनी पावर ज़्यादा है उतनी ज़्यादा उसकी रोशनी तेज़ होगी। ऐसे समझ ले जैसे ना जिसकी पावर ज़्यादा ना उसमें से ज़्यादा लाइट के कण आ रहे हैं, और जिसकी पावर कम है उसमें कम लाइट के कण आ रहे हैं। इन कणों का नाम रखा हुआ है, क्या नाम रखा हुआ है इसका? फोटोन। फोटोन। प्लैंक ने इनका नाम रखा था क्वांटा, आइंस्टाइन ने नाम रखा था फोटोन। ठीक है, फोटोन बोलते हैं इन कणों को। तो ज़्यादा वाट के बल्ब से ज़्यादा कण आ रहे हैं, कम वाट के बल्ब से कम कण आ रहे हैं। ठीक है, अब सोच कि मैंने क्या किया, रेड कलर की लाइट मैंने 10 वाट की लगाई, इलेक्ट्रॉन नहीं निकला। 100 वाट की लगाई तो भी निकला, 500 वाट की लगाई तो भी निकला, 1000 वाट की लगाई तो भी निकला। मतलब कितनी भी इंटेंसिटी बढ़ा ले इलेक्ट्रॉन नहीं निकल रहा। ऑरेंज के साथ भी मैंने यही किया, इसमें भी नहीं निकला। ऑरेंज के 10 वाट के बल्ब पे भी निकल गया, 50 वाट के बल्ब पे भी निकल गया, 100 वाट के बल्ब पे भी निकल गया। समझ रहे? अगर इंटेंसिटी बढ़ाने से रेड की तभी भी इलेक्ट्रॉन निकल रहा, मतलब ज़्यादा लाइट से नहीं निकल रहा इलेक्ट्रॉन। कि कहीं हम सोचे कि भाई इंटेंसिटी कम है, एनर्जी कम है, इससे निकल। ज़्यादा एनर्जी की भी अगर तू लाल लाइट डाले तो भी नहीं निकलता। इससे तो पक्का ही प्रूव हो जाता है कि पूरी एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता, एक एक कण की एनर्जी कम है या ज़्यादा इस पे निर्भर करता है इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं निकलेगा। कुछ समझ में आ रही बात में क्या कह रहा हूँ? अगर इस वाले ऑब्जर्वेशन में ऐसा होता ना भाई लाल ज़्यादा इंटेंसिटी की डाली और निकल गया, तो हम ये मान लेते हैं कि ज़्यादा एनर्जी डालने से निकल जाता है। लेकिन ज़्यादा एनर्जी कम एनर्जी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एक एक कण की एनर्जी ज़्यादा है या कम है उससे फ़र्क पड़ता है। अब चल लाल मैंने ज़्यादा वाट का बल्ब लगा दिया, लेकिन अभी भी एक जो लाइट का फोटोन है रेड लाइट का, उसकी एनर्जी तो उतनी ही है, क्योंकि है तो रंग लाल ही ना उसका अभी भी। तो ये ऑब्जर्वेशन इंटेंसिटी वाला और ये जो पहले वाला था, इन दोनों को मिला के लगभग ये प्रूव हो जाता है कि भाई लाइट जो है ना उसका बर्ताव यहाँ पर एक कण की तरह है।
एक सिंगल कोई चीज़ टकरा के वेव वाला है, ठीक है। कुछ समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। देख, जो भी एनर्जी मैंने दी उसमें से कुछ तो खर्च हो जाएगी थ्रेशोल्ड एनर्जी में। किसमें? थ्रेशोल्ड एनर्जी में। जैसे मान ले मैंने दी 20 एनर्जी और 15 थ्रेशोल्ड एनर्जी है, तो एटम से इलेक्ट्रॉन को निकालने में ही 15 खर्च हो गई। बची हुई 5 इलेक्ट्रॉन को काइनेटिक एनर्जी में मिल जाएगी। किसमें मिल जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। तो टोटल एनर्जी दो चीज़ों में जाती है, थ्रेशोल्ड एनर्जी में खर्च होती है और इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में खर्च होती है। यहाँ पर ये क्या है? एनर्जी ऑफ लाइट जो फॉल हो रही है। और ये ई नॉट क्या है? ये थ्रेशोल्ड एनर्जी। हर मेटल की अलग होती है, ये मेटल पे डिपेंड करती है। और के क्या है? काइनेटिक एनर्जी। अब अगर यहाँ प्लैंक्स का फॉर्मूला अप्लाई करें, इसको आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। इसको थोड़ा और आगे करूँगा मैं। मुझे उसने बताया था प्लैंक ने कि एनर्जी को ना ऐसे लिख सकते हैं, h इंटू फ्रीक्वेंसी। तो h इंटू फ्रीक्वेंसी और यहाँ पर h इंटू थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब उस लाइट की फ्रीक्वेंसी जिस पर इलेक्ट्रॉन निकलता है। अब जैसे मैं बोला ना 15 एनर्जी पे निकल जाता है, 20 डाल रहे हैं, तो 15 वाली एनर्जी का रिलेटेड जो फ्रीक्वेंसी है वो है ये। इसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी associated with थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड एनर्जी से जुड़ी हुई फ्रीक्वेंसी को बोलते हैं, प्लस काइनेटिक एनर्जी। अब कोई बोले काइनेटिक एनर्जी निकालनी है तो कैसे इसको इधर भेज देंगे? तो एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट हो जाएगा, एच न्यू कॉमन आ जाएगा, एच कॉमन आ जाएगा, तो ये काइनेटिक एनर्जी है। काइनेटिक एनर्जी का जो नॉर्मल फार्मूला होता है हाफ mv² होता है, ठीक है। तो हाफ, यहाँ पर किसकी काइनेटिक एनर्जी की बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन की। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, एच न्यू न्यू। तो अगर कोई बोले सिर्फ वेलोसिटी निकालने का फार्मूला बनाओ इससे, तो देख ये डू डिवाइड में ना मल्टीप्लाई में चला जाएगा ना इधर, और ये एम ई नीचे आ जाएगा, मल्टीप्लाई में इधर डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ गया v² वेलोसिटी का स्क्वायर। तो वेलोसिटी हो जाएगी √2h तो ये इलेक्ट्रॉन किस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन निकलेगा वो वेलोसिटी निकालने का फार्मूला है। समझ में आया कैसे निकला? स्क्वायर है, अंडर रूट बोथ साइड किया तो इधर स्क्वायर हट गया और जिधर स्क्वायर नहीं है वहाँ अंडर रूट आ गया। तो ये कोई क्वेश्चन करने में काम आएगा बेसिकली। तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसे पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है वो मैंने समझाया है इसमें, ठीक है। और कोई सबूत है जिससे ये पता लगता है कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के अलावा कोई और सबूत है जिससे ये प्रूव हो कि भाई लाइट का पार्टिकल नेचर है? ऐसे और भी प्रूव है वैसे, ठीक है। एक और है जो डिस्कस कर सकता हूँ तेरे से। आग तो नहीं हो सकता ना? आग में क्या मतलब प्रूव होना चाहिए ना कि लाइट एक पार्टिकल है। आग में क्या प्रूफ करूँ? से भी तो निकलता ना रोशनी। नहीं, बात रोशनी निकलने से नहीं है, बात है कुछ ऐसा फैक्ट प्रूव होना चाहिए ना जो ये सिद्ध करे लाइट पर गण है।
ये तो लाइट ही लग रहा है कैसा। लाइट को देख के तो पता नहीं लगता ना, देख रहा है ना इसने कितनी मैथ्स लगाई है, कितने एक्सपेरिमेंट किए हैं, उसको एक एक चीज़ माप की है, उससे पता लगा है। सिर्फ आँख को देख के तो कुछ समझ नहीं आ रहा। साइंस में फिजिक्स उन चीज़ों को समझाती है जिसको देख नहीं सकते हम। समझ रहे ना बात को? जिसको ये समझ में आती है उसको वो दिखाई देगा, जिसको वो किसी को नहीं दिखता, क्योंकि वो दिखता ही नहीं है, वो हिडन है। ठीक है, ये समझ में आती है तो वो आंखें मिलती है जिससे समझ में आता है अच्छा ये चीज़ ऐसे हो रही है, दिखता थोड़ा ना वो। अब ये सब बातों से प्रूफ किया है हमने कि भाई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। उसके अलावा एक चीज़ होती है जिसको बोलते हैं मैक्सवेल, क्या नाम है उसका, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी रेडिएशन ये एक फिनोमेना है जिसमें प्रूव होता है ये लाइट का पार्टिकल नेचर है। ठीक है, अब कैसे प्रूव होता है इसमें तो कहानी सुननी पड़ेगी, इसमें फॉर्मूला नहीं है, कहानी है। जैसे मान ले तेरे पास लोहा है, ठीक है, और लोहे को तूने भाई फ्लेम पे गरम किया, या तो फ्लेम पे गरम किया है, भट्टी में डाल दिया, या टॉर्च से गरम किया। टॉर्च समझते हैं जिसमें आग निकलती है, फायर जो वेल्डिंग वाले यूज़ करते हैं। तो तू क्या देखेगा, लोहे का रंग बदलने लगेगा, वो थोड़ा रेड होने लगेगा। मान लो तूने और गरम किया तो रेड और गरम होता होएगा तो वो करंट रंग थोड़ा ऑरेंजिश होने लगेगा। मान लो तूने और गरम किया, और गरम करेगा तो येलोइश होने लगा, पीला पीला होने लगेगा। और अगर गरम करेगा तो लोहा पिघल ही जाएगा। ठीक है, लेकिन मान ले कोई ऐसा मेटल है जो पिघले ना और गरम कर सके, उसको इमेजिन कर ऐसा कोई मेटल हो। तो अगर तू और गरम करता है येलो के बाद तो तू क्या देखेगा, उसमें ग्रीनिश होने लगेगा। साइड से अगर तू गरम करता ही जाए ना तो बिल्कुल वाइट कलर का चमकने लगेगा। ठीक है, ये वाइट लाइट कैसी होती है? सूरज की जो लाइट है ना, इसको वाइट लाइट कहते हैं। समझ गया? अब तू कहेगा थोड़ी पीली सी लगती है, वाइट कहाँ है? तो सही बात है, हल्का सा इसमें ये सूरज की जो लाइट है वो वाइट से थोड़ी सी जो है ऐसा फील होएगा कि वो, लेकिन वो एटमॉस्फेयर की वजह से होता है। लेकिन सूरज की जो लाइट है वो पूरी तरह वाइट है। ठीक है, जब कोई चीज़ में से वाइट लाइट निकल रही होती है ना तो ये सारी कलर की लाइट निकल रही होती है, इनका कॉम्बिनेशन हमें वाइट दिखाई देता है। कभी तूने देखा सूरज की लाइट में वो इंद्रधनुष कैसे दिखता है? या कभी कभी नॉर्मल जगह पर भी देखो सूरज की लाइट जा रही होती है, ऐसे वो 7 कलर का स्पेक्ट्रम बन रहा होता है। हाँ, तो वाइट लाइट को ना ऐसे ब्रेक करके देखते हैं ना तो पता लगता है ये सारे कलर हैं उसमें। वाइट कलर की लाइट को ब्रेक कैसे करते हैं? ब्रेक करने की घटना को बोलते हैं डिस्पर्जन ऑफ लाइट। डिस्पर्जन ऑफ लाइट हिंदी में बोलते हैं प्रकाश का विक्षेपण, विक्षिप्त हो गया प्रकाश। हिंदी में बोलते हैं लाइट का डिस्पर्जन हो रहा है। स्कूल में पढ़ाते हैं अगर प्रिज्म लेना, ट्रायंगुलर प्रिज्म, उससे वाइट लाइट पास करे तो वो 7 कलर्स में ब्रेक हो जाती है। एक शॉट है, देखिए एक बार, ये तेरे फ़ोन में वो मेरे फ़ोन तो उस पर लगा हुआ है ना, तेरे ही फ़ोन में देखना पड़ेगा। वो CPH वाला वो खोलिए एक बार। कौन सी? भाई ये यूट्यूब पे सर्च कर CPH, ऑफिशियल CPH। लिखो ऑफिशियल, फिर लिख दे CPH। पहला वाला चैनल खोल, पहला वाला चैनल ऊपर ही है, इसमें शॉर्ट्स खोलियो। एक बार मैं देखता हूँ, ये देख तेरे को दिखाने के लिए खोल रहा हूँ बस। देख शॉर्ट बनाया था मैंने, ऐसी चीज़ों पे ही बनाए हुए हैं शॉर्ट की भाई, वो मैं बीच में खोल के दिखा दूँ। ये प्रिज्म जैसा है, वैसे बुक की इमेज है, वाइट लाइट आ रही है और फिर ये प्रिज्म इनको ब्रेक कर देता है। ये एक एनिमेशन है, ये तो फिनोमेना का नाम है डिस्पर्जन ऑफ लाइट। अब तो समझ में आ रहा है एक शॉट क्या सोच के बनाए हुए हैं। एक शॉट में एक बात है जो टर्म है जिनको ध्यान में रखना है।
असलियत में देखी है तूने, इंद्रधनुष की तरह टूटेगी। तो वाइट लाइट ब्रेक हो जाती है, 7 कलर्स में उसको तोड़ा जा सकता है, ठीक है। तो ये सारे का कॉम्बिनेशन वाइट है, ठीक है। तो जब हमने मेटल को गर्म किया और एकदम लास्ट में गर्म करते करते वो जब वाइट हो गया, तो इसका मतलब उसमें से सारे कलर की लाइट निकल रही है उस समय। ये बात समझ में आ रही है? ओके। बैठे थोड़ा हैं? धूप आ गया तो अच्छा छाई में बैठेगा? इधर बैठ। हाँ सही कह रहा है, सूरज चेंज हो गया। फ़ोन उठा। सही है, ठंड लगने लगी थी इसमें तो। हालत खराब करने वाला वो है फ्रिज में। अब देखा, सुबह तो धूप भी नहीं निकल रही थी। अब कुछ दिन वैसे आएंगे जिसमें ऐसी ठंड पड़ेगी ना कि मज़ा आ जाएगा। तो ऐसे जब हमने इसको गर्म किया तो भाई देख कैसे अलग अलग कलर का चमक रहा है। चल अब इसमें बारीकी में आते हैं। जैसे मान ले तूने मेटल को गर्म किया, वो रेड रेड चमक रहा है, उस समय येलो नहीं है। अब और गर्म करेगा तब येलो होगा, ठीक है। तो एक तो मुझे आँख से दिख रहा है रेड, इतना गर्म किया हुआ रेड दिख रहा है आँख से। लेकिन हमारी आँख की क्या प्रॉब्लम है, आँख ना वही रंग ज़्यादा दिखती है जो ज़्यादा एनर्जी जिसकी है, ज़्यादा इंटेंसिटी जिसकी है। अगर मान लो कहीं बहुत तेज कलर की येलो लाइट है ना और उसमें हल्की सी रेड है या फिर हल्की सी ग्रीन है या हल्की सी ब्लू है, तो वो दिखाई नहीं देती हमें ज़्यादा, अगर वही है तो आँख से जो दिखता है तो ठीक है। लेकिन हमने इसको एकदम सही से देखने के लिए ना एक फ़ोटो सेंसर लगाया। फ़ोटो सेंसर जैसे कैमरे में सेंसर है, हर तरह की लाइट को पिकअप करके ही तो वो रेड ब्लू ग्रीन सब दिखा रहा है ना। तो ऐसे फ़ोन की तरह ऐसे फ़ोटो सेंसर होता है लैब में यूज़ करने के लिए। जब मैंने फ़ोटो सेंसर लगाया उस मेटल लाल रंग के चमकते हुए लोहे के पास, और तो उसने जो जो रंग मुझे दिखाए उसको मैंने एक ग्राफ से शो कर रहा हूँ। इस तरफ दिखा रहे हैं अपन इंटेंसिटी, कितना प्रकाश किसका है, और इधर दिखा रहे हैं अपन मान ले फ्रीक्वेंसी। तो ये ग्राफ कुछ इस तरीके का बनता है। ऐसा कुछ ये चिपकता बहुत दूर जाके चिपकता है आगे, ऐसा कुछ बनता है। इसका मतलब है जैसे अलग अलग है ना, यहाँ फ्रीक्वेंसी 0 है, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, यहाँ कुछ होगी, बढ़ती जाएगी ना यहाँ पर। तो जैसे इतनी फ्रीक्वेंसी की लाइट की ये इंटेंसिटी आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी की इतनी इंटेंसिटी आ रही है, इस फ्रीक्वेंसी की इतनी इंटेंसिटी आ रही है, और ये वाली फ्रीक्वेंसी है इसकी सबसे ज़्यादा इंटेंसिटी आ रही है। ये वो रीजन है जिस फ्रीक्वेंसी की लाइट मुझे ऐसा लग रहा है वो मेटल की है। जैसे रेड नहीं चमक रहा हो तो इसका मतलब ये लाल रंग के आसपास की फ्रीक्वेंसी होगी। देखिए लाल, हल्का लाल, पीला लाल, हल्का ऑरेंज लाल, तो कोई ऐसा एक डिफाइन कलर थोड़ा ना है, थोड़ा कम ज़्यादा लाल भी तो हो सकता है ना। तो इसलिए एक रीजन है जहाँ लाल रंग की फ्रीक्वेंसी है, उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम है, और हमें यही दिख रहा है बस। उस समय भी इंफ्रारेड भी निकल रही होगी, मतलब लाल से कम फ्रीक्वेंसी वाली भी निकल रही होगी, लाल से ज़्यादा यानी कि ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू भी निकल रहा है, लेकिन ये हमें दिख नहीं रहा आँख से। लेकिन जब हमने फ़ोटो सेंसर लगाया तो हमने देखा भाई हर तरह की फ्रीक्वेंसी उसमें है। पीक फ्रीक्वेंसी एक है, लेकिन बाकी सारे रंग भी, यानी यार जब तेरे को मेटल रेड कलर का दिख रहा है ना, तूने जब उसको गर्म किया तो उसमें थोड़ी थोड़ी ब्लू लाइट भी आ रही है, थोड़ी थोड़ी ग्रीन लाइट भी आ रही है, जिसको तू देख नहीं पा रहा आँख से, लेकिन सेंसर में हमने नापा तो देख पता लग गया हमें। समझ में आ रही बात? ओके। अगर मैं मान ले टेम्परेचर T1 पे किया था मैंने, इसको और गर्म करूं, मान ले टेम्परेचर था क्या कहते हैं 600 केल्विन, अब मैंने इसको 1000 केल्विन कर दिया, तो रेड से वो कैसा चमकने लगेगा, येलो हो जाएगा। थोड़ा बोला था ना इस तरफ के रंग दिखाई देते हैं।
तो नया ग्राफ उस वाले टेम्परेचर बनाऊंगा वो थोड़ा सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। अब पीक फ्रीक्वेंसी थोड़ी हायर वाली निकल रही है, ये टेम्परेचर T2 पे। तो कौन सा टेम्परेचर कम है, कौन सा ज़्यादा है? इधर वाला ज़्यादा है, जिस पे पीक फ्रीक्वेंसी हायर है उसका टेम्परेचर ज़्यादा है। कभी एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया ना तेरे पास, ऐसा ग्राफ बना हुआ आया और यहाँ टेम्परेचर लिखे और ऑप्शन में पूछे कि कौन सा टेम्परेचर कम है कौन सा ज़्यादा है, तो यही देखेगा जो जितना आगे है ना, अगर नीचे फ्रीक्वेंसी लिखा है जो जितना आगे है उसकी वो टेम्परेचर उतना ज़्यादा है, तो वो इसको ज़्यादा ही कम है ऐसे निशान लगा के आएगा। ये डिस्कशन नहीं करूँगा तो इस ग्राफ का कभी आंसर नहीं दे पाएगा। तो कुछ समझ में आ रही बात? तो फ़ोटो सेंसर से हमने मेजर किया, फोटोग्राफिक प्लेट या फ़ोटो सेंसर से, तो हमें ये रिज़ल्ट मिले। ओके, अब इस पूरी बात में ये तो मैंने तुझे बताया कि भाई ये रेडिएशन कैसे निकल रहा है, हीट करने से मेटल गर्म हो रहा है उससे रेडिएशन निकल रहा है, ठीक है। अब इसमें पार्टिकल नेचर वाली क्या बात है, और इस फिनोमिना को ब्लैक बॉडी रेडिएशन बोलते हैं। इसको डिफ़ाइन कैसे करते हैं? तो एक बात बता, कोई चीज़ अगर कोई रंग ना छोड़े तो किस कलर की दिखाई देगी? जैसे मैं तेरे को दूसरा सवाल पूछता हूँ, ये ढक्कन रेड है, इमेजिन करे कमरे में बैठा है तो, ठीक है, तेरी कमरे में बैठा है और तूने ना वहाँ पर रेड कलर के बल्ब लगाए हैं, और जैसे तू लाल रंग की लाइट ऑन करेगा तो सब कुछ लाल लाल दिखेगा ना, और अगर लाल की जगह ब्लू कलर की लाइट लगा लेगा तो सब कुछ ब्लू ब्लू दिखेगा। लेकिन तू जब ट्यूबलाइट जलाता है सफ़ेद वाली तो सब कुछ सफ़ेद क्यों नहीं दिखता? नहीं समझ में आया क्वेश्चन? समझ में आया क्वेश्चन सही लग रहा है? मतलब ऐसा क्वेश्चन तो नहीं लग रहा ना बेफालतू का सवाल तो नहीं लग रहा? बिल्कुल सही है। वाइट कलर की प्रेजेंस में चीज़ों का अपना अलग रंग दिखता है सबका। ये रेड दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, ये ब्लू दिख रहा है, तो वाइट कलर की लाइट में क्या हो रहा है? अभी क्यों ये रेड दिख रहा है? ध्यान से देख, जब वाइट कलर की लाइट आ रही है तो इस पे वाइट कलर की लाइट पड़ रही है ना, अब इससे लाइट टकरा रही है, मेरी आँख पे पड़ रही है, तभी तो मुझे दिख रहा है ना। तो पानी पी ले, आँख झपक रही, पानी मतलब सुन रहा है ना, आँखें झपक रही है ना, बस ठीक है। थोड़ा ध्यान उस पर, जैसे वाली जो अभी बताया ना तुझे बैक वाली, चल तू आँख बंद भी कर सकता है, ठीक है, मैं तेरे को परमिशन देता हूँ। बंद नहीं करूँगा, थोड़ा सा वो कर रहा हूँ, बट ये बात समझ में आ गई। जब तेरे को लगे ना तो समझ नहीं पा रहा, बता दिया हूँ, जब मैं रुक जाऊँगा, ठीक है। कर दूँगा। ये वाइट लाइट पड़ रही है इस पर और ये रेड दिख रहा है, मतलब जो भी लाइट इस पर पड़ रही है हमारी आँख पे पड़ रही है, तभी तो दिख रहा है ना। उस दिन बात कर रहे थे अपन, तो जब इस पर वाइट लाइट पड़ रही है तो वाइट के अलावा, रेड के अलावा सब कलर को ये एब्जॉर्ब कर रहा है, सिर्फ रेड को छोड़ रहा है, इसलिए रेड दिख रहा है, ठीक है। ये ब्लू है, ये किसी ऐसे टाइप की चीज़ से बनी हुई है जिस पे जब वाइट लाइट पड़ रही है तो ब्लू को छोड़ के बाकी सब एब्जॉर्ब कर ले रहा है, सिर्फ छोड़ किसको रहा है? ब्लू को, इसलिए मेरी आँख को लग रहा है इसका कलर क्या है? ब्लू है। ऐसा हर चीज़ के साथ है। नीचे जो पानी है वाइट है, पानी ऐसा है जो कलर एब्जॉर्ब ही नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से बस इसका एक रिफ्रैक्शन हो रहा है, उसकी वजह से हमें फील हो रहा है वहाँ कुछ है। अगर एक ग्लास की बोतल में पूरा पानी भर दो ना, पता नहीं लगता कि उसमें कुछ है कि नहीं है, खाली है कि भरी है। तो ये है भाई, वाइट कलर की प्रेजेंस में चीज़ों का अलग अलग रंग दिखता है। अब एक बात सुन मेरी, मान ले कोई चीज़ ब्लैक कलर की दिख रही है, वाइट कलर की लाइट पड़ रही है, ब्लैक दिख रही है, तो ब्लैक कलर की कोई चीज़ कब दिखती है? जब वो सारे कलर को एब्जॉर्ब कर लेती है ना, तो उसको ब्लैक कहते हैं। कोई कलर ना छोड़े ना, कोई सबकी सब एब्जॉर्ब करे तो ब्लैक। और जो वाइट दिखती है इसका मतलब उस पर जो लाइट पड़ रही है सबकी सब वो रिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो वाइट है। वाइट कलर की लाइट पे जो कलर की लाइट डालेगा ना उसी कलर की दिखने लगेगी। वो रेड डालेगा रेड दिखेगा, ब्लू डालेगा ब्लू दिखेगा, लेकिन वाइट डालेगा तो वाइट दिखेगा। सारी की सारी कलर छोड़ती है वाइट कलर की चीज़, ठीक है। तो ब्लैक बॉडी क्या होता है या ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं, ये भी कभी डेफिनेशन पूछ ले तो ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं? अ आइडियल बॉडी, बॉडी मतलब कोई सामान, विच यहाँ पे सामान को दर्शाता बॉडी का, कैन absorb and emit all entire
इलेक्ट्रो ये जो सारा स्पेक्ट्रम है ना ये पूरा भाई, इन सबको जो एब्जॉर्ब कर लेना या इन सबको जो छोड़ भी सके, क्योंकि जो एब्जॉर्ब करेगा वो छोड़ेगा भी ना। एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लाइट एनर्जी है तो लाइट को एब्जॉर्ब करेगा तो कहीं तो जाएगी ना वो एनर्जी, तो कभी छोड़ भी सके उससे। तो सारी की सारी लाइट को जो छोड़ सके और सारी सारी लाइट को जो एब्जॉर्ब कर सके, ऐसी बॉडी को कहा जाता है क्या? ब्लैक बॉडी। ठीक है, ऐसी कोई बॉडी नहीं होती असलियत में, ऐसी कोई दुनिया में चीज़ नहीं है जो सबकी सब एब्जॉर्ब कर रहे लाइट और सबकी सब छोड़े। तो ये नाम क्यों रखा हुआ है? इसको हेल्प होती है इससे कुछ पढ़ने में, इससे हम ना कुछ स्टैंडर्ड बनाते हैं पढ़ने का, थर्मोडायनेमिक्स में या फिर जो इसकी स्टडी है उसमें। तो ये एक डेफिनेशन है, इसलिए आइडियल लिखा है इसके आगे। ब्लैक होल होता होगा आइडियल बॉडी। ब्लैक होल सुना है कभी तूने? क्या होता है ब्लैक होल? होल या वो ब्लैक होल, ब्लैक होल कभी नाम नहीं सुना ब्लैक होल तूने? नाम सुना हो पर उसका कोई इमेज है तेरे पास कि भाई क्या होता है, किसको इसको बोलते हैं? आजकल बड़ा ट्रेंडिंग है, बहुत सारे लोगों को पता है ब्लैक होल। कम से कम ब्लैक होल टर्म से तो ये यार इसके ऊपर भी आ सकते हैं क्या? इसके ऊपर ये टीवी टावर के ऊपर हाँ जीने तो है उसमें, तो शायद आदमी बैठा होगा। ये टीवी टावर है, दिख रहा है इस फ़ोन में? दिख रहा है अभी? दिख तो रहा है, ऐसे रखा हूँ तो दिख रहा है। तो लोग बताते हैं कि भाई इसके अंदर बंदे घूमने फिरने जाते हैं। जीने ना बना हुआ है, ऊपर तक चढ़ सकते हैं। मैं नहीं गया कभी, बस मैंने सुना है ऐसा कि ऐसा कुछ होता है इसमें। मैं उसके बगल में ही जाता हूँ ना, पास में। अच्छा, तो जो अपार्टमेंट है ना उसके साइड में। नॉर्मल बंदे थोड़ा ना भी जाने देता होगा किसी को यार। नहीं ऐसा नहीं जाना देता, उसमें कुछ खराबी हो या कुछ इलेक्ट्रिसिटी मतलब ऐसी चीज़ें हो ना तो जा कर के बनाते हैं। मेरे ख्याल उस पर कोई बैठा है। अच्छा, वैसे तो एक एंटीना है ये। हाँ टीवी वगैरह का ऐसे करते हैं। अब ये एंटीना भी है ना, ये भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव छोड़ रहा है चारों तरफ, जो में दिखती नहीं है। क्या बोलते हैं उस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को? रेडियो वेव। रेडियो वेव सारा कम्युनिकेशन का जिस जिस वेव से होता है उसको रेडियो वेव कहते हैं। फ़ोन वोन सब में यही है। ये शायद एफएम या फिर वो कुछ इस तरह की चीज़ छोड़ती होगी। देख वहाँ प्लेन गुजर रहा है वहाँ से, शायद एक छोटा सा लग रहा है, दूसरी तरफ से पास कर गया। काफ़ी दूर है बट ऐसा लग रहा है उसी से निकल कर पार हुआ। ये जो लंबा एंटीना लगा ना भाई ऊपर वाली, हाँ, उसके बीच में जो है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन ऐसे ऐसे ऑसिलेट कराते हैं ऐसे करके। तो जब ऐसे ऑसिलेट करता है ना तो आसपास की हवा के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्रिएट होती है। मैक्सवेल की थ्योरी है ना, व्हेन चार्ज एक्सेलरेटेड एमिट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। जब चार्ज को आप एक्सेलरेट करोगे तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनेगी। अब इतना एंटीना लगा रखे हैं, बता, वायरलेस कम्युनिकेशन ही सारा वैसे हो रहा है। सिर्फ एक एप्लीकेशन है कि भाई आदमी ये सब समझ गया तो इसने ये सब क्या क्या बना डाला। ये तकनीक है, ये जो अभी हम पढ़ रहे हैं साइंस है। अब तो साइंस का क्या यूज़ करता है वो तेरे पे है। किसी ने वो बना दिया है, ठीक है, किसी ने रेडियो बना दिया है, किसी ने सैटेलाइट बना दिया है, किसी ने कुछ बना दिया, किसी ने कुछ बना दिया उसका। चल लाइट बातें हो गई, डेफिनेशन हो गई, ठीक है। अब बस यही बिंदु बच गया कि आखिर ऐसा क्या इसमें प्रूव हुआ जिससे ये सिद्ध हो जाए कि लाइट का क्या नेचर है, पार्टिकल नेचर है। जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में हमने प्रूव किया, ऐसे इसमें ऐसा क्या हो रहा है जिससे पता लगता है इसका लाइट का पार्टिकल नेचर है। क्या टाइम हुआ? घड़ी देख, तेरी घड़ी देख ना, इसमें तो दिखे ही नहीं। 2:48। अच्छा 2:48 है, अभी 10 मिनट पढ़ सकते हैं, है ना। इसको समझने के लिए ना, इसमें कैसे होने से थोड़ा मैथ्स का टॉपिक है उसको समझना पड़ेगा। सिंपल ही है। जैसे मान ले ये पार्क में जितने बंदे हैं, इन सब से जाके पूछूं मैं कि भाई अपनी हाइट बता दे, हाइट, ठीक है। अब इसमें छोटे छोटे बच्चे भी हैं, बड़े बच्चे भी हैं, ठीक है। और सबसे मैंने हाइट की, मान ले पार्क में 500,000 लोग तो होंगे ही,
मान ले, इमेजिन कर ले, और मैं इन सबसे पूछ के आया तुम्हारी हाइट बताओ, और उस हाइट को ना मैंने यहाँ प्लॉट किया। मान ले यहाँ तक आते आते 10 फीट हो गया, यार 0 फीट से स्टार्ट है। कोई बंदा ऐसा भी होगा जो बोलेगा मैं 4 फुट का हूँ, कोई ऐसा ही बोलेगा मैं 4.5 फुट का हूँ, कोई ये भी बोलेगा मैं 5 फुट 2 इंच का हूँ, कोई ये भी बोलेगा 5 फुट 6 इंच का हूँ, कोई ये भी बोलेगा मैं 6 फुट का हूँ, कोई ये भी बोल सकता है शायद मैं 7 फुट का हूँ, शायद ही कोई मिले जो बोले मैं 8 फुट का हूँ। ऐसे भी लोग मिल जाएंगे जो बोलेंगे मैं 2 फुट का हूँ। बोना हो सकता है, कोई छोटा बच्चा हो सकता है इस पार्क में, है ना। तो लगभग ये जो है कितने लोग हैं यार, लिखेंगे नंबर ऑफ लोग। क्या लगता है तेरे को ज़्यादा लोगों की संख्या किस हाइट में होगी? ये ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा, बहुत कम हाइट वाले भी बहुत कम लोग होंगे, और ज़्यादा लोग वो होंगे जिनकी हाइट इस रेंज में है, और बहुत कम लोग होंगे जो इस तरफ में होंगे। कुछ इस तरीके का ग्राफ बनेगा ये। ज़्यादा लोग वो होंगे जो लगभग 4 साढ़े 4 फुट से लेके 6 साढ़े 6 फुट तक होंगे। अदरवाइज़ बहुत कम, गिट्ठे लोग भी बहुत कम होंगे। और एक ग्राफ ऊपर ज़्यादा है, इसका मतलब ज़्यादा लोग हैं। ऐसी इन लोगों की संख्या, जितना ऊंचा ग्राफ उतना ज़्यादा लोग इस तरफ है ना, जितना ऊपर उतना ज़्यादा लोग। ठीक है, कुछ इस तरीके का ग्राफ बना, दिख रहा है तुझे ये ग्राफ? और ये ग्राफ दिखने में कुछ एक जैसे लग रहे हैं ना, हैं? अरे ग्राफ की लॉजिक समझ में आ रही है ना तुझे? चल ठीक है। अब मान ले मैं तेरे को एक दूसरा एक्सपेरिमेंट देता हूँ कि भाई तू एक काम कर, तेरे को जितने पेड़ दिख रहे हैं ना यहाँ पर, मतलब एक टाइप का पेड़, एक जैसे कई पेड़ नहीं, अलग अलग टाइप के पेड़ दिख रहे हैं, हर पेड़ का एक पत्ता लेके आ, ठीक है, और उस पत्ते की लंबाई नाप, और वही चीज़ हम इस एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो तूने वहाँ कई सारे पेड़ों की पत्तियाँ इकट्ठा कर ली अलग अलग साइज। तो बड़े से बड़ा पत्ता मुझे भाई इतना बड़ा दिख रहा है, जो इतना बड़ा है, कुछ केले का पत्ता, चल मान ले 3 फुट का भी पत्ता है, तो 3-4 फुट के भी पत्ते हैं। और ये छोटे छोटे जो जितने से पत्ते दिख रहे हैं, जो 1 सेंटीमीटर के भी नहीं है, इतने छोटे भी पत्ते हैं। तो इसका भी, और ये है नंबर ऑफ पत्ते, तो तू क्या देखेगा, एवरेज साइज के पत्ते ही सबसे ज़्यादा है। इसका ग्राफ भी कुछ ऐसा बनेगा। चल कुछ और मान ले, कंट्री में मान ले एक मान के ले 100 बिलियन लोग रहते हैं। पता नहीं इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, 1.4 बिलियन, 140 करोड़। चल 100 करोड़ लोग जो हैं वो वयस्क होंगे, मान ले 18 साल की उम्र के आज। इन सब लोगों से जाके मैं पूछूं कि अपनी वेल्थ बताओ कितनी है, इनकम वेल्थ, है ना। तो कोई ये भी बोलेगा भाई मैं तो रोज़ कमाता हूँ, खाता हूँ। कोई ये बोलेगा मैं कमाता नहीं तो भीख मांगता हूँ। कोई ये भी बोलेगा कि मेरे पास 5 करोड़ की संपत्ति है। कोई यही बोलेगा भाई मैं बहुत बड़ा अरबपति हूँ। ठीक है, तो तुझे क्या लगता है, बहुत गरीब लोग की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, या बहुत अमीर लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा होगी, या ज़्यादातर लोग बीच की कैटेगरी में आते होंगे? तो अगर मैं वेल्थ इधर लिखता हूँ, और नंबर ऑफ लोग फिर से ग्राफ बनाऊँ ना, तो ये भी कुछ ऐसा होगा, बहुत गरीब, बहुत कम इनकम, बहुत कम वेल्थ भी बहुत कम लोगों की होगी, और बहुत हाई वेल्थ। सपोज मैं यहाँ लिख दूँ 1000 करोड़, तो यहाँ पर इस लोगों की संख्या बहुत कम होगी। ज़्यादा लोग वो होंगे जो कुछ लाख से कुछ 1-2 करोड़ तक की संपत्ति इनके पास है, या कुछ एवरेज वाला। ये जो शेप दिख रहा है ना भाई, इस शेप के ऊपर मैं इतने सारे, अभी मैं 50-100 एग्जाम्पल और दे सकता हूँ जिसमें तेरे को ऐसा कुछ शेप दिख जाएगा। ठीक है, मतलब अलग। हाँ, एक बंदा था जिसने ये स्टडी की थी, दुनिया में ये सारी चीज़ें जितनी भी हैं
जिसमें कोई क्वांटिटी फैली हुई, किसकी हाइट कितनी, हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन एक पॉपुलेशन में कितना है, या वेट का पॉपुलेशन कितना है, या वेल्थ का पॉपुलेशन कितना है, इन सब का जब मैं ग्राफ बनाता हूँ ना तो ऐसा कुछ ग्राफ बनता है। ना तो बहुत कम वाले ज़्यादा होते हैं, ना बहुत ज़्यादा वाले ज़्यादा होते हैं, और बीच वाले ज़्यादा होते हैं। इसको बोल इस डिस्ट्रीब्यूशन को नाम है, इसको मैथ्स में बोलते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन मैथ्स का नाम है, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है हाइट का इन लोगों पे। हाइट एक क्वांटिटी है जो सब में विभाजित है और उसका डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का है। बहुत कम है जिनके पास बहुत कम है, बहुत कम है जिनके पास बहुत ज़्यादा है, ज़्यादातर वो है जिनके बीच में आते हैं। पत्तों का साइज नेचर में जिस भी क्वांटिटी को अगर तो उस कई संख्या पे बांट के देखेगा तो ऐसे ही ग्राफ बनेगा। ठीक है, यहाँ पर ये जो ग्राफ बना हुआ है, ये हाइट एक एक बंदे की थी ना जो हमने ली डाटा में, और उसको ऐसा डिस्ट्रीब्यूट किया तो पता लगा कि भाई ऐसा ग्राफ है। एक एक पत्ते की इसमें साइज था ना, ये मतलब वो हाइट पत्ते पर फैला हुआ है, पत्तों की संख्या है। इसी प्रकार अगर मैं इसमें ये दिमाग लगाऊं जो सब मैंने उसमें लगाया है कि यार लाइट इनकी इंटेंसिटी आ रही है और जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मल है, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में ये वाली जो क्वांटिटी होती है इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है इंडिविजुअल चीज़ों पे। यहाँ पर वो इंडिविजुअल लोग हैं, यहाँ वो इंडिविजुअल एक एक पत्ता है, यहाँ वो इंडिविजुअल एक एक लोग हैं, यहाँ पर वो इंडिविजुअल, यहाँ पर भी तो कुछ ना कुछ इंडिविजुअल होगा जिसमें ये एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट होगी। वो जो एक एक इंडिविजुअल है ये यही तो प्रूफ कर रहा है कि ये पूरी की पूरी लाइट एक एक छोटे छोटे इंडिविजुअल से बनी हुई है। जिस तरह से एक एक बंदे की हाइट से हमने बनाया, एक एक पत्ते की हाइट से बनाया, एक एक बंदे से ये बनाया, ऐसे 150 और एग्जाम्पल है। ऐसा ही डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ भी किसी छोटे छोटी चीज़ पर होना चाहिए, तभी ऐसा ग्राफ मिलेगा। और वो छोटी छोटी चीज़ का नाम, ये वाली स्टडी इसने की थी, इस छोटी छोटी चीज़ का नाम उसने क्या रखा, क्वांटा। आइंस्टाइन ने क्या रखा, फोटोन। तो यार मैक्स ये वाली जो ब्लैक बॉडी रेडिएशन है ये कैसे प्रूफ करता है कि पार्टिकल नेचर है लाइट का, ये मैथ से प्रूफ करता है। ये बोलता है कि जब हम किसी भी चीज़ का स्पेक्ट्रम बनाते हैं, रेडिएशन स्पेक्ट्रम बनाते हैं कि किस फ्रीक्वेंसी की कितनी एनर्जी निकल रही है, तो हमें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन मिलता है। मतलब ऐसा करो, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इसका मतलब ये कि ये जो एनर्जी है ये एक एक चीज़ पे बटी हुई है, और जब उसको नापा जा रहा है ना तब वो मिल, तब हमें पूरा उसका करोड़ों का नाप रहे हैं तभी हमें इतना ऐसा मिल रहा है। यानी ये एनर्जी एक एक चीज़ पे बटी हुई, वो एक एक चीज़ को उसने क्या बोल दिया, कण। लाइट का कण, नाम रखा क्या, क्वांटा। कुछ पल्ले पड़ रही है बात, तो थोड़ी मैथमेटिकल है बात। तो ये खुद से बंदा पढ़े ना उसको पता नहीं लगेगा कि इसमें पार्टिकल नेचर कैसे प्रूव हो रहा है। बच्चे जब बुक में से पढ़ते हैं तो भूल जाते हैं ना कि कौन सा टॉपिक किस लिए पढ़ रहे थे वो। तो चल भाई ये यहीं ख़त्म करते हैं इसको, ठीक है। अब इसके बाद का जो है